चलिए आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2024 में राष्ट्रीय घटनाक्रम में जिन घटनाक्रमों पर चर्चा की गई है उनका विश्लेषण करेंगे, पीटी के व्यू से भी और मेन के व्यू से भी। तो इसमें पहली जो घटनाक्रम है या पहला जो इन्फॉर्मेशन है वो है लगातार तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री सहित 72 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में सहयोगी दल के 11 मंत्री, ये इन्फॉर्मेशन का हेडिंग लिखा हुआ है। यानी पहला जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने से संबंधित है ना। यानी पहला इन्फॉर्मेशन किससे है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने, यही है ना, ये है। अब इसमें इस इंफॉर्मेशन में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो ये तीसरी बार पीएम बने हैं किस लोकसभा चुनाव के बाद? 18वीं चुनाव, तो वो लिखे 18वीं लोकसभा चुनाव, 18वीं लोकसभा चुनाव, ठीक है। और कब इन्होंने लिया है शपथ ग्रहण? कब लिया है? आप लोग पढ़ते नहीं? 9 जून 2000, अब ये भी हम बताएंगे, 24 को शपथ ग्रहण। अब इसमें बताया गया है 7 पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं। कौन कौन? 7 पड़ोसी देश के प्रमुख हैं, शामिल हुए शपथ ग्रहण समारोह में, ठीक है। जैसे बांग्लादेश के शेख हसीना, बांग्लादेश की शेख हसीना ने लिया है, ठीक है, बांग्लादेश की शेख हसीना ने। और मालदीव के भी आए थे मोहम्मद मुइज्जू, मालदीव से मोहम्मद मुइज्जू हाल में काफी चर्चा में रहे, जानते ही है ना। क्यों चर्चा में रहे? भारत विरोधी नीति और चीन के समर्थन में पॉलिसी उन्होंने बहुत सारी अपना रखी है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे है। ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। मोहम्मद मुइज्जू क्या है? राष्ट्रपति है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन? रानिल विक्रमसिंघे, रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति, ये भी है। उसके बाद मॉरिशस के कौन है बताइए? पीके जगन्नाथ, ये क्या है वहां? प्रधानमंत्री, पीएम। और कौन है? नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, इनको प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? शेरिंग तोगबे। सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद आसिफ, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोगबे। और सेशल्स से कौन है? सेशल्स उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा, अहमद आसिफ। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है तो यही कंफ्यूज कर देगा। अहमद आसिफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, वे सेशल्स के में किस पद पर आसीन है? जनरली आप लोगों को लगेगा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होंगे, ये क्या है? उपराष्ट्रपति, ठीक है। अब यह इंफॉर्मेशन और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बने हैं और इस मामले में वे जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद भाजपा के श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने
और उसके बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले वे भाजपा के दूसरे राजनेता हैं। प्रधानमंत्री वाजपेयी जी कितनी बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे? 3 बार। एक बार 13 दिन, 13 महीने और 6 वर्ष और लगातार 3 बार सीएम और लगातार 3 बार पीएम बनने वाले प्रधानमंत्री पहले राष्ट्रपति, पहले ये व्यक्ति हो गए। ठीक है, तो क्या क्या इनके साथ ये आया? पहला इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले लगातार पीएम बनने वाले व्यक्ति हो गए। कौन? नरेंद्र मोदी। ठीक है, लगातार जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले ऐसे व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी जो लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। गौर कीजिएगा, वाजपेयी जी भी 3 बार बने पीएम, लेकिन लगातार नहीं है। समझ में आई बात? हाँ, तो और भाजपा के 3 बार पीएम बनने वाले व्यक्तियों में नरेंद्र मोदी दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरे व्यक्ति पहले कौन होंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक और जीके जुड़ गया, 3 बार मुख्यमंत्री और 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले राजनेता हैं हिंदुस्तान के। क्या क्या? 3 बार सीएम और 3 बार पीएम बनने वाले पहले राजनेता है, डिप्लोमेट, ये पॉलिटिशियन है। 3 बार सीएम और 3 बार पीएम बनने वाले पहले राजनेता ये नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, क्या? अटल बिहारी वाजपेयी, ये बताना पड़ेगा। और इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, जिसका गठन हुआ है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उसमें मंत्रियों की संख्या कितनी? प्रधानमंत्री को जोड़ा जाए तो 72। अरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये हम लिख रहे हैं, यानी मंत्रिपरिषद में कितने लोग? प्रधानमंत्री को लगाकर कितने? 72। प्रधानमंत्री को छोड़कर 71, जिसमें कैबिनेट मंत्री कितने हैं? 30। कैबिनेट मिनिस्टर 30 है, कैबिनेट मिनिस्टर 30। उतना ज्यादा ये नहीं पूछना है। टोटल कितना है? 72। ओके, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण मंत्रालय का नाम याद रखना पड़ेगा। और एक और इंफॉर्मेशन इसमें है जो उपयोगी है, हो सकता है पूछा जा सकता है छोटे छोटे एग्जाम में। ये सबसे युवा मंत्रिपरिषद में सबसे युवा मंत्री कौन है? रक्षा खड़से, भाजपा के। कौन? क्या बोले? रक्षा खड़से। हाँ, 37 वर्ष के हैं। ठीक है, और ये भाजपा से है। सबसे युवा मंत्री माने सबसे कम उम्र के मंत्री हैं, युवा। ठीक है, राजनीति में 60 वर्ष तक, 60-65 तक युवा ही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि राजनीति में 37, 30, 40 से शैशव अवस्था शुरू होती है, किशोरावस्था शुरू होता है। समझ में आई बात? तो सबसे युवा मंत्री कौन है? रक्षा खड़से। रक्षा खड़से भाजपा के हैं। और सबसे बुजुर्ग मंत्री, ये इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनके साथ आता है सबसे बुजुर्ग मंत्री, इस पॉइंट के साथ, इस इंफॉर्मेशन के साथ। तो सबसे बुजुर्ग मंत्री बिहार से है, जीतन राम मांझी, इसलिए मैं ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। समझ गए? ठीक है, सबसे युवा मंत्री कौन है? रक्षा खड़से। युवा मंत्री रक्षा खड़से किस पार्टी से है? बीजेपी। कितना उम्र है? 37। और सबसे बुजुर्ग जीतन राम मांझी। सबसे बुजुर्ग मतलब सबसे उम्र दराज, काफी उम्र दराज है बुजुर्ग मंत्री जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी। ठीक है, जीतन राम मांझी को कौन सा मंत्रालय दिया गया? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस मिनिस्टर बने हैं, मिनिस्टर फॉर
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। जीतन राम मांझी बने हैं, बिहार से हैं। ठीक, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण नहीं कहा जाए, जो आपके लिए बीपीएससी की तैयारी करने वाले बिहार ओरिएंटेड जो भी एग्जाम है उसकी जो हम है जानते हैं हिंदुस्तान अवामी लीग, तो ये बिहार ओरिएंटेड जो भी एग्जाम है उसके लिए थोड़ा ये देख लेना पड़ेगा कि बिहार से कौन कौन मिनिस्टर है, बिहार से कैबिनेट में कौन कौन शामिल है। सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं, कुछ मंत्रियों के नाम जानना चाहिए आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री अमित शाह है, और गृह मंत्री के साथ साथ और कौन सा मंत्रालय मिला है, सहकारिता मंत्री। वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री एस जयशंकर है। ये प्रमुख ये है। अब आइए बिहार से कौन है, बिहार से जीतन राम मांझी है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, सबसे बुजुर्ग हमारे जीतन राम मांझी। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इनको मिला है। बिहार से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है, इनको मिला है पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी। राजीव रंजन सिंह। बिहार से कौन कौन, अब यहाँ पर देखिए बिहार से मंत्री कौन कौन है केंद्र में। पहला कौन हुआ, जीतन राम मांझी, इनको कौन सा मिला, एमएसएमई। दूसरा राजीव रंजन सिंह, जो ललन सिंह के नाम से फेमस है, इनको कौन सा मिला, पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी। अच्छा मिला इनको। तीसरा बताइए कौन है बिहार से, गिरिराज सिंह है। अरे गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री। चौथा बिहार से चिराग पासवान भी है, बहुत कम उम्र में मंत्री बनने का अवसर मिला इनको। और कौन है, किस मंत्रालय से, कौन सा मंत्रालय इनको मिला है, खाद्य फूड प्रोसेसिंग, चिराग पासवान। और कोई है, चिराग पासवान ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। भूपेंद्र यादव कहाँ के, हैं? तो बिहार से कैबिनेट मिनिस्ट्री में 4 गए हैं, जीतन राम मांझी एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, और ललन सिंह को मिला है पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री बने हैं। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इनको मिला है। यानी पूछा जाएगा बिहार से कुल कितने मंत्री हैं कैबिनेट में, पूछा जा सकता है ना, कितने हैं, 4। और ये हो गया कैबिनेट में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में राज्य मंत्री भी है बिहार से। राज्य मंत्री कौन कौन है देखिए, रामनाथ ठाकुर है, कर्पूरी ठाकुर के बेटे, ये राज्य मंत्री है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, और नित्यानंद राय गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। हाँ, रामनाथ ठाकुर बहुत चर्चा में है। तो ये रामनाथ ठाकुर जदयू से, रामनाथ ठाकुर ये राज्य मंत्री हो गए। कौन मंत्रालय मिला इनको, रामनाथ ठाकुर को कौन मंत्रालय मिला, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि मंत्रालय का नाम याद रखिएगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय रखा गया है, किसान कल्याण मंत्रालय, रामनाथ ठाकुर। ये और क्या, ये है राज्य मंत्री। नित्यानंद राय गृह मंत्रालय में, क्या मिला इनको, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री। ये क्लियर हो गया ना। बिहार से 4 कैबिनेट मिनिस्ट्री में गए हैं और 2 राज्य मंत्री। ओवरऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने बिहार से हैं, 6। कंसेप्ट क्लियर हो गया, ओके। चलिए, तो इतना ही ये पहला जो इन्फॉर्मेशन है इससे ये निकला। दूसरा इन्फॉर्मेशन है जो नया चुनाव हुआ है, उसमें आपको आंध्र प्रदेश और ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और एक है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, 4 स्टेट हो गया। चारों स्टेट में कौन कौन किस किस पार्टी की सरकार बनी है, ये इन्फॉर्मेशन है।
तो ये तो सभी लोग जानते हैं। आंध्र प्रदेश में दूसरा इंफॉर्मेशन, 4 राज्यों के चुनाव से है। आंध्र प्रदेश में कौन आया, कौन सी पार्टी? टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, भारी बहुमत से 175 में 135 सीट। और इसके कौन है? चंद्रबाबू नायडू, 74 वर्ष के हैं चंद्रबाबू नायडू। हमारे पीएम जो है लगभग उनका उम्र मिलता जुलता है। आप लोग देखते होंगे मंच पर पीएम को ये हंसी ठिठोली करते हुए चंद्रबाबू नायडू से, देखे हैं? चंद्रबाबू का जो हाथ खींच रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, वो सेम उम्र के हैं। आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू, किस पार्टी के? तेलुगु देशम पार्टी के। ओडिशा से, ओडिशा में किस पार्टी की सरकार बनी है? बीजेपी। और मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी, पहली बार। इससे पहले लगभग 20 साल से अधिक तक बीजू जनता दल का शासन रहा, 24 वर्ष तक। 24 वर्ष तक ओडिशा में बीजू जनता दल का शासन रहा। और ये नवीन पटनायक सीएम रहे, उनको हटाकर ये मोहन चरण मांझी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहन चरण मांझी किस पार्टी से है? बीजेपी। पहली बार बीजेपी सत्ता में आई है, कहाँ? ओडिशा में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनी है? आप लोग बताइए। अरुणाचल प्रदेश में है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू, ये भी बीजेपी के हैं। अरुणाचल प्रदेश, पेमा खांडू, ये भी किस पार्टी से है? बीजेपी से। और ये है सिक्किम। सिक्किम से कौन है? प्रेम सिंह तमांग, ये किस पार्टी से है? एसकेएम से, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, सब में बीजेपी। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम में क्रमशः भाजपा व सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का ही शासन बरकरार रहा। क्रमशः लिखा हुआ है, समझ गए? क्रमशः मतलब अभी तक नहीं जानती है। क्रमशः मतलब यहाँ हुआ अरुणाचल का प्रदेश का भाजपा हो गया और सिक्किम का एसकेएम। हाँ, फॉर्मर अलेटर, ठीक है, ठीक। चलिए, तो ये हो गया। इसमें अब रिपीट कौन है? रिपीटेड कौन है? पेमा खांडू बीजेपी के अरुणाचल प्रदेश में दूसरी लगातार। और प्रेम सिंह तमांग सिक्किम से। आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू आए हैं। इससे पहले जगमोहन रेड्डी थे वाईएसआर कांग्रेस के, और मोहन चरण मांझी से पहले वहाँ बीजू जनता दल के नवीन पटनायक थे। कहाँ? ओडिशा में। क्लियर है? 4 राज्यों का चुनाव हो गया। ओके, इसके बाद आइए ये हैदराबाद चलते हैं। कहाँ? हैदराबाद में ब्रेक। चलिए, तीसरा इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। ये है आपको हैदराबाद के बारे में है, जो कुछ दिनों पहले तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी रही। ठीक है, चलते हैं अब हैदराबाद को, देखते हैं क्या घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ। आप लोग जानते हैं कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। कब? 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत 2 जून 2024 से आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत हैदराबाद को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी घोषित की गई थी। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत तेलंगाना नया राज्य बना था। और 2 जून 2014 से तेलंगाना पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और इस अधिनियम में ये प्रावधान था कि अधिकतम 10 वर्ष तक हैदराबाद को दोनों राज्य की राजधानी मानी जाएगी। तो 2014 में शुरू हुआ, तो 2 जून 2024 को 10 वर्ष पूरा हो रहा था ना। इस बीच में क्या हुआ कि वाईएसआर कांग्रेस जब सत्ता में आई, पहले चंद्रबाबू नायडू 2015 में जब आए, तो उन्होंने अमरावती को
आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया, क्योंकि हैदराबाद जाना था किधर, तेलंगाना में, समझ वाली बात, अमरावती को। लेकिन बाद में 2019 में वाईएसआर के जगमोहन रेड्डी आ गए, सुनिएगा बढ़िया से, वाईएसआर कांग्रेस के जगमोहन रेड्डी सीएम बने, तो उन्होंने विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हुए आंध्र प्रदेश का 3 राजधानी घोषित किया। अमरावती को विधायी राजधानी, कुर्नूल को न्यायिक राजधानी, विशाखापट्टनम को प्रशासनिक राजधानी। ठीक है, तो यानी वाईएसआर वाले जो थे, वाईएसआर कांग्रेस वाले, वो 3 कैपिटल फार्मूला पे चल रहे थे, और तेलुगु देशम पार्टी वाले 1 कैपिटल फार्मूला पे चल रहे थे। तो तेलुगु देशम पार्टी फिर आ गई सरकार पे, वाईएसआर को हटाकर आई ना जून में, और चंद्रबाबू नायडू ने आते ही कहा कि हम 3 कैपिटल फार्मूला स्वीकार नहीं करते हैं। यानी अब राजधानी कौन सी रहेगी, कौन रहेगी, अमरावती। कौन, कहानी समझ गए, कहानी को फिर से लिख लीजिए। तीसरा इंफॉर्मेशन है ना, यह तीसरा इंफॉर्मेशन है। तीसरा इंफॉर्मेशन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है ना। मूल राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन करने के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 बना। ये कौन बनाया होगा, केंद्र सरकार द्वारा, समझ में आई बात। ये लिखिए, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014। अब इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, 2 जून 2014 को नया राज्य बना, कौन, तेलंगाना अस्तित्व में आया। 2 जून 2014 को तेलंगाना अस्तित्व में आया। इस अधिनियम में एक और प्रावधान किया गया कि जब तक आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में किसी शहर का चयन नहीं किया जाता है, तब तक हैदराबाद दोनों राज्य की राजधानी बनी रहेगी। क्लियर है। इसी अधिनियम में हैदराबाद कब तक, 10 वर्षों, 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक मतलब 2 जून 2024 तक संयुक्त राजधानी के रूप में रहेगा, है ना। इसके बाद क्या हुआ, ये 2014 में ये हुआ। क्लियर है। अब घटनाक्रम बढ़िया से समझिएगा ऑर्डर में। 15 में आए कौन, 2015 में कौन आए, टीडीपी वाले, कौन, चंद्रबाबू नायडू ने। और ये बात समझ लिए, हैदराबाद अल्टीमेटली किसको जाना था, तेलंगाना को जाना था। वो तो तेलंगाना का क्लियर हो गया, कोई नो कंफ्यूजन, हैदराबाद उधर। अब कंफ्यूजन किसको था, आंध्र प्रदेश के लोगों को, कि किसको हम राजधानी बनाए। तो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ने, तेलुगु देशम पार्टी वाले चंद्रबाबू नायडू ने चुना किसको, अमरावती को। ठीक है। लेकिन अभी 2024 तक ये हैदराबाद को रख सकते थे ना। तो 2024 से पहले 2019 में आ गए कौन, वाईएसआर कांग्रेस के, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आ गई सत्ता में, और उसके वाईएसआर है ना, वाईएसआर के प्रमुख कौन बने, कुछ पढ़ते नहीं हो तुम लोग, जगमोहन रेड्डी क्या लेकर आए, सुनो इधर, जगमोहन रेड्डी क्या कौन फॉर्मूला लेकर आए, 3 कैपिटल फॉर्मूला। इससे बहुत सारा जीके है यार, 3 कैपिटल फॉर्मूला। अब आपको दे देगा आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल फॉर्मूला लाने वाली पार्टी कौन सी है, धीरे सीधे चला जाएगा आपका दिमाग। टीडीपी है सत्ता में, वही होगी। 3 कैपिटल फॉर्मूला आया, तो 3 कैपिटल फॉर्मूला में इन्होंने क्या कहा, अमरावती क्या होगी, कौन सा, विधिक समझे, मतलब विधायिका यहां होगी, कहा, अमरावती में। कुर्नूल में यानी कोर्ट कहां रहेगा, हाई कोर्ट कुर्नूल पे, न्यायिक राजधानी है। अब विशाखापत्तनम प्रशासनिक, ठीक है, राजधानी रहेगी। अब ये बताइए कि ये 1 कैपिटल व्यवहारिक था या 3 कैपिटल, 1 कैपिटल। अब मंत्री लोग यहाँ रहेंगे और मंत्री लोग निर्णय लेंगे
और निर्णय को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रशासन होगा वो कहाँ होगा? विशाखापट्टनम में। अब व्यवहारिक नहीं लग रहा है? नहीं समझे? तो फिर आखिर जगनमोहन रेड्डी ने ऐसा क्यों किया? जगनमोहन रेड्डी ने क्यों किया बताइए? जगनमोहन रेड्डी ने क्यों किया? जगनमोहन रेड्डी पॉलिटिशियन है ना, तो तीनों शहरों के आसपास के लोगों से आवाज उठी होगी कि हमारे शहर को कैपिटल बनाया जाए। समझ में आई बात? समझ में आई बात? और तीनों शहर के आसपास इनका वोट बैंक होगा। इसलिए सबको संतुष्ट करने के लिए इन्होंने तीनों स्टेट 3 कैपिटल फॉर्मूला लेकर आए। जैसे अभी मान लीजिए बिहार में कोई मिथिलांचल अलग हो जाए, अब ये बिहार की राजधानी कौन हो, इस पर बहस हो, तो बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे शहर के लोग खड़े हो जाएंगे, हमारे शहर को कैपिटल बनाया जाए। ठीक है, नालंदा भी हो सकता, बिहार शरीफ हो सकता है, मुंगेर हो सकता है, भागलपुर हो सकता है, ठीक है, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, बहुत सारे। मिथिलांचल का तो एक होगा, दरभंगा होगा, वो क्लियर है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर है। लेकिन फिर आ गए 2024 में कौन? टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने फिर स्वीकार कहा कि 3 कैपिटल फॉर्मूला हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यानी अभी माना जाए, पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। क्लियर हो गया पीछे की कहानी? समझ गए? अब आइए, अब जो इंफॉर्मेशन है वो है स्पेस से, अंतरिक्ष से। अब जो इंफॉर्मेशन है वो अंतरिक्ष से है, RLV, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल से है। स्पेस जब हम पढ़ा रहे थे, स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उस समय मैंने बताया था, ठीक है, जो लोग थे वो जानते ही हैं कि जब कोई सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो सैटेलाइट सवारी की तरह होता है और उसको ले जाने के लिए लॉन्चिंग व्हीकल होता है। कौन? लॉन्चिंग व्हीकल होता है। तो जनरली हमारे यहाँ जो लॉन्चिंग व्हीकल है, PSLV वगैरह, GSLV, वो क्या है? वो लॉन्च करके सैटेलाइट को और खुद नष्ट हो जाता है, फिर से उसका उपयोग। यानी ये लॉन्चिंग व्हीकल ऐसा है जो सवारी को गंतव्य तक पहुंचाकर खुद भी नष्ट हो जाता है, यानी उस गाड़ी का फिर से यूज नहीं होगा। तो हमारे यहाँ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या कर रही है? ऐसा लॉन्चिंग व्हीकल बनाने का प्रयास कर रही है जिसका दोबारा उपयोग हो सके, दोबारा उपयोग हो सके, जिसको कहा गया रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। और रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल बनाने की दिशा में इसरो प्रयासरत है, जिसमें इसरो को साथ दे रहा है कौन? एयरफोर्स। ठीक है, कौन दे रहा है साथ? एयरफोर्स साथ दे रहा है। ठीक है, DRDO साथ दे रहा है। क्लियर है? और हाँ, इसरो के साथ साथ ये DRDO भी साथ दे रही है, और एयरफोर्स का टेक्नोलॉजी विंग जो है, तकनीकी शाखा, वो भी साथ दे रही है। एक इन्फॉर्मेशन छोड़ दिया है मैंने, वो इन्फॉर्मेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि बता देंगे हम। हाँ चलिए, तो ये रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल इसरो प्रयास कर रही है विकसित करने का। इसको नाम दिया है पुष्पक। रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल को नाम क्या दिया है? पुष्पक। और ये पुष्पक का 2023 में परीक्षण हुआ, जिस परीक्षण का नाम क्या है? पढ़ाए हुए हम, RLV, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 01। याद आया? इस साल के शुरुआत में इसका दूसरा परीक्षण हुआ, जिसको नाम दिया गया RLV LEX 02। ठीक है, और तीसरा परीक्षण हुआ है 23 जून 2024 को। तीसरा परीक्षण जो हाल में हुआ, RLV LEX 03। ये कब हुआ है? 23 जून 2024 को हुआ। ठीक है, इस लॉन्चिंग व्हीकल को क्या नाम दिया गया है? पुष्पक। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि ये रॉकेट जो छोड़ा जाता है, वो जब नीचे आता है तो वायुमंडल में घर्षण होता है, जिससे आग लग जाती है और रॉकेट जलकर राख हो जाता है, या फिर किसी समुद्र में गिर जाता है। अब उतने दूर से अगर लैंड कराया जाए लॉन्चिंग व्हीकल को, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब वो लैंड हो तो क्रैश नहीं हो, क्रैश लैंडिंग नहीं हो, सॉफ्ट लैंडिंग हो। ठीक है,
तो सॉफ्ट लैंडिंग कराना बहुत टफ होता है। सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए की दिशा में ही ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट कहाँ हो रहा है? कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। कहाँ? कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। वहाँ वैमानिकी रेंज है एयरफोर्स का, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है, ATR। क्लियर है? एक बड़ी। और ये तीसरा परीक्षण जो है LEX-03 वो भी सफल रहा है। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये इसरो की शानदार सफलता है। चलिए, एक इंफॉर्मेशन जो पीछे छूट गया वो है विश्व के शीर्ष लगभग 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के 46 संस्थान हैं। और रैंकिंग करने वाली एजेंसी है कहाँ की? कहाँ की है? लंदन की है। और ये QS रैंकिंग कहा गया। फुल फॉर्म क्या है? क्वेली असाइनमेंट्स रैंकिंग। इसमें 6 महत्वपूर्ण मानक होते हैं जो ये बॉक्स में दिया हुआ है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आप ये याद रखिए कि 1500 पूरी दुनिया के 1500 उच्च शिक्षण संस्थानों में भारत के कितने संस्थान हैं? 46 हैं। और 46 में सबसे ऊपर जो है वो IIT मुंबई है। और IIT मुंबई जो सबसे ऊपर है उसका ओवरऑल रैंकिंग कितना है? ओवरऑल रैंकिंग 118वां है। नहीं समझे? यानी हमारे देश का कि सबसे बढ़िया जो इंस्टीट्यूट है IIT मुंबई, उसका ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में कितना स्थान है? रैंकिंग 118वां। स्थिति क्या है? स्थिति क्या है? बहुत गंभीर है। हाँ, अब तुम सीख गए हो बोलना। दयनीय मत बोलो, गंभीर है। हाँ ठीक है। तो ये गंभीर है स्थिति। और जो एक यूनिवर्सिटी जो बहुत चर्चा में रहती है, JNU, नाम सुने हुए? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बहुत चर्चा में रहती है और रहता है। और उसकी रैंकिंग कितनी है देखिए, वो भारत में 12वीं रैंकिंग पर है और ओवरऑल 531वां रैंक है। 531वां रैंक है। ये याद रखना है। मतलब इतना केवल याद रखना, ये जो दिया हुआ है इतना इन्फॉर्मेशन, वो मेंटल डायरिया ला देगा आपको। इन्फॉर्मेशन बस इतना याद रखिए कि QS रैंकिंग में वर्ल्ड के 1500 शीर्ष संस्थानों में भारत के कितने हैं? 46, जिसमें सबसे ऊपर IIT मुंबई है, जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग कितनी है? 118वां। और इंडिया में 46 में 12वें पोजीशन पर है JNU, जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग कितनी है? 531। क्लियर हो गया? बस इतना ही याद रखना है। ठीक है? वो छोड़ो ना, तो बहुत है उसमें, IIT चेन्नई में बहुत है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इंफॉर्मेशन है ये डिफेंस से। इंफॉर्मेशन डिफेंस से है, ड्रोन के बारे में है, मिसाइल के बारे में और रॉकेट के बारे में है। चलिए, 5वां इंफॉर्मेशन है पेज नंबर 14 पे। बॉक्स में 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, एक नागास्त्र है, नागास्त्र है ना, नागास्त्र 1। उसके बाद रुद्रम 2 मिसाइल के बारे में है और तीसरा अग्निबाण रॉकेट के बारे में है। ठीक है, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। यानी 5वां, 6ठा और 7वां इंफॉर्मेशन यहीं पर है। 5वां इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? नागास्त्र 1 है। क्या ये नागास्त्र 1? 5वां इंफॉर्मेशन नागास्त्र 1 है। क्या नागास्त्र 1 की पहली खेप एयरफोर्स को दिया गया है। भारतीय सेना को नागास्त्र 1 सौंपा गया है। 480 नागास्त्र 1 को बनाया जाना है, जिसमें 120 की पहली खेप भारतीय सेना को सौंपी जा चुकी है। अब ये नागास्त्र 1 है क्या, ठीक से सुनिएगा। ये सबसे पहले इसकी बड़ी खूबी है कि स्वदेश निर्मित है। ये बाहर से मंगाया गया नहीं है। क्या है? स्वदेश निर्मित है। दूसरा, ये ड्रोन है। ड्रोन समझ रहे ना? ड्रोन में क्या होता है? वो चालक रहित विमान की तरह होता है। ठीक है, GPS सिस्टम पर आधारित होता है और उसमें कोई चालक नहीं होता है। ठीक है, ड्रोन है और आत्मघाती ड्रोन है। क्या? आत्मघाती इसलिए कहा गया है इसको कि ये जो ड्रोन है वो जाएगा और जब इसकी भेंट टारगेट से हो जाएगी, जैसे नाग को आप भेजिएगा तो जब जिस टारगेट से भेंट होगी तो नाग क्या करेगा? उसको डसेगा। लेकिन ये ऐसा नाग है जो उसको डसेगा स्वतः नष्ट हो जाएगा। यानी ये आत्मघाती ड्रोन है
जिसको टारगेट जब मिलेगा तो टारगेट में क्रैश हो जाएगा, खुद भी नष्ट हो जाएगा और दूसरे को भी नष्ट कर देगा, इसलिए इसको कहा गया आत्मघाती ड्रोन। कहानी समझ गए? क्या है ये नागास्त्र वन? क्या है? स्वदेश निर्मित है, ड्रोन है, आत्मघाती है और इसे इंडियन एक्सप्लोजिव लिमिटेड नागपुर के द्वारा बनाया गया है, शायद इसलिए इसका नाम नागास्त्र रख दिया गया। समझ में आई बात? और ये 9 किलोग्राम का है और 1 किलो वारहेड के साथ 15 किलोमीटर तक जा सकता है। कितना? 1 किलोग्राम वारहेड। वारहेड समझ रहे ना, मतलब ढोने वाला, जैसे बॉम्ब वगैरह कुछ लेके जा सकता है। कितने किलोमीटर तक? 15 किलोमीटर तक, 60 मिनट तक हवा में उड़ सकता है। और पाकिस्तान और चीन के साथ हमारी सीमा जो है, कई जगहों पर ऐसे इलाकों में सीमा है जहां बहुत बीहड़ इलाका है, जहां पर हमारे सैनिक जाएंगे तो हो सकता है लौट करना है या उनकी जान को खतरा हो, तो वहां पर सैनिक नहीं जाएंगे, लेकिन जीपीएस ओरिएंटेड गाइडेड ये ड्रोन को भेजा जाएगा। ड्रोन अपना काम करके वहीं पर नष्ट हो जाएगा, उसको लौटने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये नागास्त्र की कहानी समझ गए ना? ये आप लोग डिफेंस चैप्टर पढ़ाई थे ना साइंस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में जोड़ दीजिएगा। ये पहली बार है नागास्त्र वन बनाया गया है। क्लियर है? तो नागास्त्र में क्या क्या देखा आपने? ये है क्या? आत्मघाती ड्रोन है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मानव रहित वायुयान कह सकते हैं ये ड्रोन। आत्मघाती ड्रोन है। खूबी क्या है? ये स्वदेश निर्मित है। बनाया कौन? इंडियन एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड। कहाँ की? नागपुर की बनाया है। क्या कर सकता है ये इसका वजन कितना? वेट 9 kg का मात्र। जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है इसमें, ठीक है। और 1 किलोग्राम वारहेड, वारहेड समझिए ना, वारहेड के साथ कितने किलोमीटर तक जा सकता है? 15 किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर तक जा सकता है। यानी 15 किलोमीटर दूर तक जंगल, यानी पाकिस्तान और चीन के सीमा में भी जाके मार के अपना नष्ट हो जाएगा। समझ रहे? चाइना वाले पाक वाले समझते रहे कहाँ से ड्रोन आया। ठीक है, तो क्लियर है? और ये टारगेट को क्या करेगा? टारगेट में जाकर क्रैश हो जाएगा, टारगेट से मिलकर क्रैश हो जाएगा और टारगेट को नष्ट कर देगा। आत्मघाती दस्ता यही करता है ना, आत्मघाती जो आतंकवादी होते हैं वो क्या करते हैं? खुद को नष्ट करके टारगेट को भी नष्ट कर देते हैं। तो आत्मघाती ड्रोन हो गया। नागास्त्र समझ गए ना? इसको ऐड करना है कहाँ पर? डिफेंस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर जो डिफेंस, वहां पर ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद छठा, ये 5वां इंफॉर्मेशन था ना, छठा इंफॉर्मेशन रुद्रम मिसाइल से है। ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम मिसाइल एंटी रेडिएशन मिसाइल है। क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल। एंटी रेडिएशन का मतलब ये हुआ कि ये किसी भी रेडिएशन के पकड़ में नहीं आएगा। ये मिसाइल टारगेट को हिट करेगा ही। समझ गए? टारगेट को हिट करेगा। और इसकी खोज करने के लिए, रुद्रम की खोज करने के लिए जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी या संचार सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, वो इसको पकड़ नहीं सकता है। इसलिए कहा गया इसको एंटी रेडिएशन। जिसे रडार कैसे पकड़ता है? वो छोड़ता है ना, कोई रेडिएशन उनसे निकलता है, उसी से वो ये टारगेट को लोकेट करता है ना। तो ये एंटी रेडिएशन है, याद रखिएगा। एंटी रेडिएशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम या कोई भी संचार सिस्टम इसे क्या कर सकता है? लोकेट नहीं कर सकता है और ये टारगेट को हिट करके चलाएगा। क्लियर है? और ये हाइपरसोनिक है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक पढ़ाए थे जब डिफेंस। हाइपरसोनिक मतलब गति के हिसाब से बताया था ना मैंने। सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक। सबसोनिक जिसकी गति ध्वनि की गति से कम हो, सबसोनिक। सुपरसोनिक ध्वनि की गति से 1 या 2 या 3 गुना, और 5 गुना ज्यादा हो तो हाइपरसोनिक।
तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तेज आगे बढ़ सकती है। रेंज 300 किलोमीटर है। रेंज कितना? 300 किलोमीटर। हाइपरसोनिक मिसाइल समझ गए? रेंज 300 किलोमीटर और ऊपर उड़ान भर सकता है 15 किलोमीटर ऊंचा उड़ान भर सकता है। 15 किलोमीटर ऊपर उड़ान भरेगा। हाँ, क्या 15 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएगा? हाँ, मीटर लिखा हुआ है। अरे 15 किलोमीटर, कुछ तुम लोग भी तो समझो, बोलने में किलोमीटर बोले है ना। अच्छा, वीडियो में नहीं आएगा, ठीक है। 15 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएगा, टारगेट को हिट करने के लिए आगे बढ़ेगा 300 किलोमीटर तक। ये टारगेट को हिट कर सकता है। क्लियर है? हाइपरसोनिक है, ध्वनि की गति से 5 गुना तेज, एंटी रेडिएशन है, ठीक है। और इसे फाइटर जेट में लगाया जाना है। किसमें? फाइटर जेट, जैसे हमारे यहाँ तेजस है, तेजस में फिट किया जाएगा इस मिसाइल को, तेजस में लगाया जाएगा। और विकसित किसने किया है? जाहिर है DRDO। 7वां इंफॉर्मेशन है, आप लोगों ने पिछले दिनों सुना होगा एक स्टार्टअप कंपनी के बारे में, याद है? स्काईरूट एरोस्पेस ने लॉन्चिंग व्हीकल बनाया, रॉकेट बनाया, विक्रम एस नाम से रॉकेट बनाया, लॉन्चिंग व्हीकल। ये पहला स्टार्टअप कंपनी थी। एक दूसरी स्टार्टअप कंपनी बनी है, उसका नाम है अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, क्या? अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड, याद रखिएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र का प्रवेश है। अग्निकुल कॉस्मॉस भारत की है, एरन मस्क। अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड, अग्निबाण रॉकेट का नाम रखा है। ये जब विकसित हो जाएगा तो सैटेलाइट को लेकर जाएगा। लॉन्चिंग व्हीकल की तरह है। सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर, अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर इसका नाम है। जैसे लिखे है ना वैसे ही है ना, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर। पृथ्वी की कक्षा में जाएगा और कक्षा पूरी नहीं करेगा, और कक्षा में गया ये और गिर गया। इसका सफल प्रक्षेपण हुआ श्रीहरिकोटा से 30 मई 2015 को। तो ये भारत की दूसरी प्राइवेट कंपनी है जिसने लॉन्चिंग व्हीकल बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। पहली कंपनी कौन सी है? स्काईरूट एरोस्पेस। क्या याद रहेगा ना? अंतरिक्ष क्षेत्र में 2 निजी क्षेत्र की कंपनियों ने प्रवेश किया स्टार्टअप के रूप में भारत में। पहला का नाम है स्काईरूट एरोस्पेस और दूसरा का नाम है अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड। और जो इन्होंने डेवलप किया उसका नाम है अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। क्लियर है? इसके बाद चलिए, इसके बाद जो 8वां इंफॉर्मेशन है पेज नंबर 15 पे, वो उतना चिंताजनक तो है, एग्जाम के लिए यूजफुल हो भी सकता है। जैसे ये है जम्मू में रियासी एक जगह है जहां श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी हमले में 10 की मृत्यु हुई है। कौन जगह पर? किस जगह पर? जम्मू सेक्टर के रियासी जिले के शिवखोरी शिव मंदिर से कटरा लौट रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। कब? 9 जून 2024 को। याद रखिए 9 जून 2024 को ही प्रधानमंत्री ने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिया। ये एक तरह से भारत के लिए चुनौती थी। ठीक है, ये कह सकते हैं कि कश्मीर के आतंकवादियों ने ये थ्रेटनिंग दिया है। किसको? हाँ, ये सुनियोजित होगा। ठीक उनके शपथ ग्रहण समारोह के शुरू होने से ठीक पहले 9 जून को ही इस कांड को अंजाम दिया जाता है। यानी थ्रेटनिंग है कि हम रुकने वाले नहीं, हमारा जो अलगाववादी एजेंडा है वो चलता रहेगा। ठीक है, इस देखिए यहाँ पर बोल्ड लेटर में लिखा हुआ भी है, श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों का
यह हमला 9 जून को उस समय हुआ जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कुछ ही मिनट में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने को थे। ठीक है, कुछ ही मिनट पहले उनको खबर आई होगी ना, खबर तो जरूर मिली होगी, ऐसा ऐसा जम्मू में हुआ है, ये आतंकवादियों ने सलामी दिया अपने हिसाब से। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ? जम्मू सेक्टर में, रियासी जिला, शिवखोरी शिव मंदिर से कटरा लौट रही ये हुआ। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये घटना क्यों इम्पोर्टेंट? कि शपथ ग्रहण से ठीक पहले ये घटना घटी है। ठीक है, एक तरह से भारत के रक्षा क्षेत्र को चुनौती दी गई। क्लियर है? चलिए 18 जून, अब ये केवा इंफॉर्मेशन होगा? आठवां या 9वां? 8वां इंफॉर्मेशन 2000, ये पेज नंबर 15 पर देखिए, बॉक्स में है, डाकघर अधिनियम के बारे में है। इसमें है कि नया डाकघर अधिनियम 2023 18 जून 2024 से लागू किया गया है। और पहले जो हमारे यहाँ डाकघर अधिनियम था वो 1898 में बना था, यानी किसके काल में? अंग्रेजों के समय बना हुआ था। अंग्रेजों के समय जो भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 बनाया गया वो अभी तक लागू था। उसकी जगह 18 जून 2024 को नया डाकघर अधिनियम 2023 लागू किया गया है। क्लियर है? डाकघर, बात मत करो, अधिनियम जो लागू है कौन है? 2023। लागू कब से हुआ है? लागू कब से हो गया है? 18 जून 2024। ये किसको रिप्लेस किया है? भारतीय डाकघर अधिनियम 1898, याद रखिएगा। अब इसका क्या है कि जो भी बैंकिंग या सरकारी स्कीम है उन योजनाओं का लाभ समाज के समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को पहुंचाना इसका उद्देश्य है। क्लियर है? नवा इंफॉर्मेशन है, श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद के द्वारा शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। किसको? श्रीनगर को, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को दिया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, ठीक है, विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है। और इस तरह का दर्जा पाने वाले और कौन शहर हैं भारत के? हैं? जयपुर, मैसूरू और मामल्लपुरम। इससे पहले जयपुर, मैसूरू और मामल्लपुरम को यह दर्जा दिया जा चुका है। ये वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जो है ये यूनेस्को से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, यूनेस्को से जुड़ा हुआ है। और श्रीनगर किसके लिए फेमस है? किस शिल्प के लिए? हथकरघा एवं हस्तशिल्प के लिए, हैंडलूम के लिए। जयपुर कुंदन जुड़ाई, मीनाकारी, लाख आधारित कार्य, गोटापट्टी, लाख समझते हैं? लाख का जो चूड़ी बनता है और भी कोई काम होता है उसके लिए जयपुर है फेमस। मैसूरू जो है किन्नल चित्रकारी, चंदन और शीशम की लकड़ी पर जो नक्काशी की जाती है उसके लिए। और मामल्लपुरम पत्थर पर नक्काशी के लिए, ये भी ध्यान में रखिएगा। जयपुर बताया ना मैंने, कुंदन जड़ाई, मीनाकारी, लाख आधारित शिल्प। लाख होता है ना, लाठी जिसको कहते हैं, चूड़ी वगैरह बनाया था, जयपुर का बहुत फेमस होता है, सुनते होंगे। शादी विवाह में बहुत लोग मंगाते हैं वहाँ से, जयपुर से, या जो बेचने वाले वो कहते हैं जयपुर से मंगाया मैंने, तो ऑर्डर भी दिया जाता है। मैसूरू जो है वह चंदन और शीशम की लकड़ी पर नक्काशी के लिए, और मामल्लपुरम पत्थर पर नक्काशी के लिए। ठीक है, ये चलिए। इसके बाद जो लास्ट इंफॉर्मेशन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट, वो है संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। और जब भी राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण दिया जाता है तो सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया। तो सरकार की उपलब्धियों के बारे में यहाँ जानिएगा आप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण संयुक्त सत्र में, और कब हुआ है ये? 27 जून 2024 को। अनुच्छेद 87 में इसका प्रावधान है। नई लोकसभा के गठन
के बाद संयुक्त सत्र समझिए ना, लोकसभा राज्य को राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। तो लिखिए लास्ट इंफॉर्मेशन, ये 8वां था ना, सॉरी, और ये 9वां। लास्ट इंफॉर्मेशन 10 पर बस करेंगे। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा संयुक्त सत्र में अभिभाषण कब दिया गया? कब? 27 जून 2024 को। नया लोकसभा का गठन होने के बाद दिया गया है ना। हर लोकसभा के गठन, नए लोकसभा के गठन के बाद ये दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण। और ये किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? आर्टिकल 87 में इसका प्रावधान है। अब जब राष्ट्रपति देश की गार्जियन है, अभिभावक है, तो जाहिर है वो जब आएंगी तो क्या करेंगी? जो भी चुन के आए हैं उन्हें क्या बधाई देंगी। और भारतीय चुनाव कार्यक्रम को वर्ल्ड का सिंगल लार्जेस्ट इवेंट माना जाता है। समझे? इतना बड़ा इवेंट मैनेजमेंट दुनिया में कहीं कभी भी नहीं होता है प्रेजेंट में। समझ में आई बात? सिंगल लार्जेस्ट इवेंट मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड भारतीय चुनाव कार्यक्रम को माना जाता है। इसलिए राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग को भी धन्यवाद दिया, बधाई दिया। जो नए आए हैं वो भी, उनको भी बधाई दिया। और ये कहा कि नया लोकसभा जो है वो संविधान बनने के 75वें वर्ष का साक्षी बनेगा। संविधान बनने का 75 वर्ष हो गया ना। और इसमें क्या है कि राष्ट्रपति ने कहा 2047 में आज़ादी की शताब्दी का उत्सव मनाया जाए, उससे पहले हम लोग विकसित देश इस श्रेणी में शामिल हो जाए। ठीक है। अब इन्होंने कहा, अपने सरकार की उपलब्धियों में कहा है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प के साथ भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में शामिल कर लिया गया है। हमारी सरकार की उपलब्धि में क्या? रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। मतलब हम सुधार करेंगे, उस पर काम करेंगे और देश में बदलाव लाएंगे। इस संकल्प के साथ राष्ट्रपति जी ने कहा कि हमने विगत 10 वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था, इंडियन की इकोनॉमी 11वें नंबर से कितना पर आ गया है? 5वें नंबर पे आ गया है। हमने इस संकल्प के साथ काम किया। किस संकल्प के साथ? रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। और राष्ट्रपति जी ने ये कहा कि अब हमारा उद्देश्य है कितने पर लाना? 3रे नंबर पे। ये सब कहीं भी एसए में काम आ सकता है, समझिए ना। 3रे नंबर पे उद्देश्य क्या है? अब जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, मतलब राष्ट्रपति का कहना है, अर्थव्यवस्था को कितने नंबर पे? 3रे नंबर पे लाना है। ये हमारा उद्देश्य। ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा 2021 से 24 के बीच भारत का ग्रोथ रेट 8% रहा। कितना? 8% रहा है। 2021 से 24 के बीच ग्रोथ रेट 8% रहा। विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत स्थापित हो चुका है। इसके बाद कृषि क्षेत्र में पीएम किसान सम्मान निधि। कृषि क्षेत्र के बारे में इन्होंने 2 बातें कही है, 2 मुख्य बातें जो यहाँ दर्पण में दिया हुआ है। कृषि क्षेत्र के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3.20 करोड़ किसानों को लाभ मिला है। कितना? और इन्होंने ये भी कहा कि एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि किया है। यानी इतना वृद्धि किया है जितना आज तक किसी सरकार ने नहीं किया कृषि क्षेत्र में। ठीक है। और इन्होंने कहा है कि कृषि क्षेत्र में अब हम ग्रीन एरा पर काम कर रहे हैं, यानी हरित युग पर काम कर रहे हैं। ठीक है। महिला सशक्तिकरण का भी उल्लेख इन्होंने किया है। मुफ्त राशन और सस्ते गैस सिलेंडर की योजनाओं में महिलाएं बहुत लाभान्वित हुई है। कौन कौन? मुफ्त राशन और सस्ता गैस सिलेंडर। सस्ता गैस सिलेंडर वाले कौन योजना है? पीएम उज्ज्वला योजना है ना।
पीएम उज्ज्वला योजना में सिलेंडर किसको दिया जाता है? पुरुष को, महिलाओं को दिया जाता है। तो महिला सशक्तिकरण का भी उल्लेख किया है हमारे राष्ट्रपति ने। महिला सशक्तिकरण, मुफ्त राशन ये महिलाओं के नाम से ही दिया जाता है, और मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, और भी बहुत सारी योजनाओं का ये उल्लेख इसमें किया गया है। जैसे आप राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, जैसे ये भी कहा गया कि बैंक जमाओं में बेटियों को ज्यादा ब्याज वाले स्कीम चलाए जाने की दृष्टि से सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सहायता दी जा रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली, अगर ये दिया जा रहा है तो किसको? पुरुष से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिलेगा। तो घर संभालना उन्हीं का काम है, ठीक है। इसके बाद पीएम गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि योजना, ये सब योजना के बारे में आप लोग जानते होंगे, उसकी भी चर्चा राष्ट्रपति जी ने के द्वारा किया गया। पीएम जनधन योजना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कही गई है राष्ट्रपति के द्वारा, वो है ये मेक इन इंडिया के तहत खासकर डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बात की गई है। अब इसको समझिए आप, डिफेंस सेक्टर में हमारी सेना जो भी तोप, गोला बारूद या जो भी हथियारों का यूज कर रही है, उसमें लगभग 70% हथियार हम लोग पहले मंगाते थे विदेशों से। तो आपको अपनी रक्षा के लिए जिन सामानों को यूज करना है, उन सामानों के लिए आप दूसरों पर निर्भर रहिए, तो आपकी रक्षा कभी भी क्या होगी? खतरे में रहेगी, सुरक्षित। तो इसलिए पिछले दिनों इस सरकार ने, एनडीए गवर्नमेंट ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अभियान चलाया। आत्मनिर्भरता समझ गए? जो हम बाहर से मंगाते हैं उसको स्थानीय स्तर पर ही उसका प्रोडक्शन करें। और इसमें कहा गया है, राष्ट्रपति जी के द्वारा कहा गया कि विगत 10 वर्षों में हम 1 लाख करोड़ से अधिक की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। कितना? 1 लाख करोड़ से अधिक रक्षा उत्पादन कर रहे हैं। और पिछले 1 दशक में हमारा एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट, यानी अब हम पहले बाहर से लेते नहीं है, बल्कि हम अपना बनाकर भेजते हैं, निर्यात करते हैं, 21,000 करोड़ तक पहुंच गया है। ठीक है, 1 लाख करोड़ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, 1 लाख करोड़ ये मेंस में काम आ सकता है। 1 लाख करोड़ का डिफेंस विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है हमारे यहाँ राष्ट्रपति के अभिभाषण के अनुसार। और डिफेंस एक्सपोर्ट यानी रक्षा निर्यात कितना बढ़ गया है? 18 गुना ना, 18 गुना बढ़ गया है, 21,000 करोड़ तक। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, विश्लेषण कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बॉक्स में देखिए, इन्होंने कहा राष्ट्रपति के द्वारा पिछले 10 वर्षों में 7 नए आईआईटी, पिछले 10 वर्षों में, या कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 2 कार्यकाल में 7 नए आईआईटी, ठीक है, और 16 ट्रिपल आईटी, इंडियन इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 16 ट्रिपल आईटी, ठीक है, 7 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, 15 एम्स विगत 10 वर्षों में। पहले एम्स का कितना था? गिरा चुरा था ना, शायद दिल्ली के बाद एम्स कहीं सुनते थे। तो ये 15 एम्स और 315 मेडिकल कॉलेज, 390 विश्वविद्यालय, 315 मेडिकल, पूरे देश की बात हो रही है। 315 मेडिकल कॉलेज और 390 क्या है? यूनिवर्सिटी है ना, 390 विश्वविद्यालय। ये उपलब्धि अब जो बीजेपी वाले हैं वो उनके लिए सॉलिड फैक्ट मिल गया। 10 वर्षों में क्या किया आपकी सरकार ने, विपक्ष वाले पूछेंगे तो काउंट कर सकते हैं। 7 IIT, 16 ट्रिपल आईटी, 7 IIM, 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी 390 है। ऐसे करके बोला जा सकता है।
इसके बाद इन्होंने ये भी चर्चा किया कि G20 का हमने सफल आयोजन किया, G20 का सफल आयोजन हुआ और इस पर तो वीडियो भी बना चुके हैं, बहुत बार बोल चुके हैं। G7 में हमारी अहम उपस्थिति रही है, ये भी चर्चा किया। और इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जिस पर हमने पढ़ाया था बहुत पहले, उसकी भी चर्चा राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। और अंत में राष्ट्रपति ने आह्वान किया कि हम सभी मिलकर भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करें और खड़ा करने के लिए काम करें। ओके।